से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों के पास में होती है, जैसे कंजर्वेटिव में होती है कैविटी प्रिपरेशन। एंडोडोंटिक्स का अगर इनकेस एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन आपने अच्छा नहीं बनाया, आपने वो सारे पैरामीटर्स उसको नहीं रखे जो कि रिक्वायर्ड है एक डिफरेंट टूथ के हिसाब से या फिर डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस के हिसाब से। हम आज टॉपिक में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इनकेस डिकेड टूथ है या फिर एंगुलेटेड टूथ है, मैलफॉर्म टूथ है जिसका एनाटमी इरेगुलर है, उसके लिए भी हमें क्या करना है। बेसिकली नॉट ओनली द आइडियल एस्पेक्ट्स, क्योंकि क्लिनिक्स में बहुत आइडियल वर्क्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, बट साथ ही साथ में वो वाले वर्क्स भी मिलते हैं, वो वाले टीथ भी मिलते हैं विच आर नॉट इन द प्रॉपर शेप एंड साइज। सो उनको कैसे डील करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ पैरामीटर्स हम लोगों को ध्यान में रखने होंगे जिनको हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्री ऑप के पहले क्या करना है, देन ऑन द क्लिनिक कैसे करना है, देन पोस्ट ऑप क्या करना है, क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग में। और उस दिन जैसे हम लोग का डिस्कशन हुआ था वैसे ही हम यहाँ पे भी लेकर के चलेंगे कि अगर इनकेस पेशेंट मेरे पास में या टूथ इस तरीके का मेरे पास में आता है तो हम उस तरीके से करेंगे। माई गाइड यूज टू ऑलवेज टेल मी एवरी टूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा ध्यान रखना। Every tooth basically has a new story to tell। अब बेसिकली बात यहाँ पे इतनी हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। हम क्या होता है, when you are done with approximately 100, 150, 200, 500, 1000 teeth, इनके ओपनिंग के बाद में हमारी एक हैबिट ऐसी हो जाती है, अरे ये तो वेंटिबुलर मोलर है, अरे ये तो सेंट्रल इंसाइज है। वहीं पे ही बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपका कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, यू हार्डली नो। सो जब भी आप स्टार्ट करो हमेशा इस लाइन को दिमाग में ज़रूर रखना। हर टूथ के पास में एक अलग एनाटमी है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, वैसे ही हर टूथ भी डिफरेंट है। मैं एक ही पैरामीटर में हर टूथ को अगर इनकेस लेकर के चलता रहूँगा सो गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आइडियल चीज़ पता करके रखिए, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से रखेंगे। बात करते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, अगर इनकेस एक्सेस कैविटी के बारे में बात करी जाए, यू कैन स्क्रिबल इफ यू वांट टू। अगर इनकेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जो हम लोग सबसे पहले मिस कर देते हैं, कंप्लीट कैरीज रिमूवल। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप किसी भी टूथ को देखें एनेस्थेटाइज करने के बाद में, जब भी आप एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जितना भी केरियस लीजन है उसको पूरा का पूरा रिमूव करना ज़रूरी है। सपोजिटली अगर इनके मैं बात करूँ, ये एक मैंडिबुलर मोलर है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, इसका ये पोर्शन इतना डिकेट था जो आपके पास में आया, एंड आने के बाद में इसका जो केरियस लीजन था वो इस तरीके से एक्सटेंडेड था। आपने करा क्या, इसके ऊपर से आपने एक्सेस कैविटी करी, एक्सेस कैविटी एनेस्थेटाइज करने के बाद एक्सेस कैविटी करी, प्रिपेयर करने के बाद में यू टुक द वर्किंग लेंथ एंड द ऑब्जर्वेशन इज डन। जब आप इसके ऊपर प्रोसेसिंग लगाएंगे, आप लोगों ने हो सकता है ये सुना हो पहले भी कि कई बार होता है ना कि जैसे क्राउन निकाल गया, क्राउन टूट गया, सो व्हाट हैपेंस इज दिस इज फ्रेजाइल, ओनली दिस मच पोर्शन इज लेफ्ट। और जब ये पोर्शन लेफ्ट होता है, इसके ऊपर जब हम प्रोसेसेस लगा देते हैं, देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से टूट जाएगा या फ्रैक्चर हो जाएगा जब लोड्स पड़ेंगे बकोलिंगुअल। मेसोडिस्टल में प्रॉब्लम इतनी नहीं होती बिकॉज हाँ एडजेसेंट टूथ होते हैं तो सपोर्ट मिल जाता है, बट व्हेन इट इज इन बकोलिंगुअल डायरेक्शन, जब ऑक्लूजल फोर्सेस पड़ते हैं सो देन इट टॉप लोअर्स, ये टूट जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए हमें पहले इस पूरे केरियस लीजन को रिमूव करना ज़रूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब इसी टूथ को हम फिर से देखते हैं, मैंडिबुलर मोलर जैसे हम लोगों ने सोचा था, इस तरीके का केरियस लीजन, राइट, एंड दैट इज द केरियस पोर्शन जो एक्सटेंडेड है, इन्फेक्टेड डेंटिन पोर्शन जिसको हम बोलते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको अपनी एक्सेस कैविटी के साथ में ये वाला जो पोर्शन है ये रिमूव करना ज़रूरी है एंड मेक इट अ फ्लैट प्लेन इस तरीके से। व्हेन यू विल डू दिस, तो आपका ये पूरा का पूरा साउंड स्ट्रक्चर अब मेरे पास में बचा हुआ है, एंड ये साउंड स्ट्रक्चर बेसिकली हमें बताएगा कि अब हम इसके साथ में ऑक्सिलरी मीन्स कौन कौन से लगा सकते हैं। सपोजिटली हमें पोस्ट एंड कोर के लिए जाना है, तो वो क्या प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट के लिए जाएगा कि कस्टम मेड पोस्ट के लिए जाएगा, जो हम दोनों तरीके के पोस्ट इस कोर्स में लर्न करेंगे। कौन सा इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये ट्रीटमेंट प्लानिंग है। अभी तक हम लोगों ने वो वाला जो डिस्कशन किया था, तो लास्ट टाइम वाला वो था बेसिकली केस सिलेक्शन वाला एंड डायग्नोसिस वाला। अब हमारा टोटल ट्रीटमेंट प्लानिंग चलेगा। अगर इनकेस इस तरीके का दांत है, आपके एक्सेस कैविटी करने से पहले आपको पता चल जाएगा, जैसे हम लोगों ने डायग्नोस कर लिया था ऑन कॉल कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है,
वैसे ही क्लिनिकली आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है केरीज रिमूवल के, आपको पता है ये पोस्ट एंड कोर के लिए जाएगा, सो आप पेशेंट को ये बता सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट करने के दौरान आपको ये रियलाइज़ होता है, तब आप पेशेंट को बताते हैं, सो द कॉस्ट इफेक्टिवनेस डज नॉट हैपन। वो पेशेंट को लगता है कि आपने इमीडिएटली कॉस्ट बढ़ा दी, तो आपको अपने दिमाग में लेकर के रखिए ये वाला पोर्शन अगर आएगा तो पोस्ट एंड कोर के लिए जाएगा, उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा मुझे बतानी है, एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट, ठीक है। इसकी नोटनी से सब बक्कल साइड है वही जाएगा ना? नहीं, इसमें कंडीशन है बेसिकली 1/3 ऑफ द टूथ पोर्शन अगर इनकेस आपका बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा जा चुका है, तो ये जाएगा कस्टम मेड पोस्ट एंड कोर के लिए, वो भी आप सीखेंगे। अगर इनकेस सिंगल वॉल रह गई है तो भी ये कस्टम मेड के लिए जाएगा। अगर ये दो तरीके की वॉल, दो तरफ की वॉल रह गई है, तब हम प्री फैब्रिकेटेड या फिर 3 है तो हम प्री फैब्रिकेटेड यूज़ कर सकते हैं। अगर इनके सिंगल वॉल है या 1/3 गया हुआ है तो सीधे सीधे आपको कस्टम मेड पोस्ट एंड कोर करना है, मतलब वैक्स पैटर्न बना करके उसको लैब भेज करके बना करके एंड देन सीमेंटेड एंड देन इसके ऊपर ट्रांसलेशन है। जैसे आपको मैंने वो प्री मोलर वाला केस दिखाया था, जो प्री मोलर का केस दिखाया था, विच वाज टोटली गॉन, सिर्फ करीब रूट स्टम्प्स रह गए थे, तो कस्टम मेड वाला काम दो वाला होगा तो सब प्री फैब्रिकेटेड यूज कर सकते हैं। 2 या 3 वॉल होगी तो प्री फैब्रिकेटेड, अगर 1 या 9 वॉल है तो बेसिकली कस्टम मेड। ये क्लिनिकल है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में सेकंड वाला जो पॉइंट, इसको मैं हटा दूं, ये जॉटेड डाउन। इसके बाद वाला जो पॉइंट आ जाता है उसमें आ जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ साउंड टूथ स्ट्रक्चर। अब बेसिकली बात क्या हो रही है कि अगर इन केस आपके पास में एक टूथ है जिसको आप इस तरीके से रिमूव कर रहे हैं, ओवर जेलसली कट मत करिए, डोंट कट इट इन हाई स्पीड। सबसे पहले केरीज को रिमूव करने के लिए स्पून एक्सकेवेटर यूज करो, डायरेक्टली रोटरी इंस्ट्रूमेंट मत लगाओ। रीजन बीइंग कि वो एनामेल जो बाहर का है वो कितना साउंड है ये आपको पता नहीं है, जो डीके पोर्शन है वो कितना अंदर डेप्थ में है ये भी पता नहीं है। हमने पता चला रोटरी लगा दिया एंड पता चला वो जो साउंड टूथ स्ट्रक्चर था वो भी कट हो गया। सो इनिशियली यू ऑलवेज हैव टू गो विद स्पून एक्सकेवेटर से आप जितना भी केरीज लीजन है उसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। स्पून एक्सकेवेटर से लगाने के बाद में आप उसके बाद में अपना रोटरी यूज करिए। रोटरी को आप उतना ही यूज करिए जितना आपको स्मूथ करना है या स्ट्रक्चर को फ्लैट करना है। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप यहाँ पे ये है, जैसे हम लोग इस दांत को लेकर के चल रहे हैं अपने केस में, इस तरीके का दांत था जिसमें केरियस लीजन था। इस केरियस लीजन में क्या हुआ कि आपने जब रिमूव किया तो इस तरीके के रफ एंड बॉर्डर्स बन सकते हैं। जब आप केरियस रिमूव करेंगे तो इस तरीके के रफ बॉर्डर्स बन सकते हैं स्पून एक्सकेवेटर से। सो व्हाट विल हैपन हियर इज कि आपको ये वाले जो रफ बॉर्डर्स हैं आपने स्पून एक्सकेवेटर से रिमूव कर दिए, करने के बाद में ये वाले जो रफ बॉर्डर्स हैं उनको स्मूथ एंडेड करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न भी कि देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि जब ये पेशेंट घर जाएगा इसके ऊपर बाई चांस लोड पड़ गया तो ये क्रैक यहाँ से आकर के इस तरीके से मिक्स हो गया एंड ये पूरा स्ट्रक्चर टूट गया। सो टू प्रिवेंट दैट व्हाट वी हैव टू डू इज इनको आप स्मूथ एंडेड फ्लैटेंड कर दीजिए, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ रोटरी से कर सकते हैं इस तरीके से। सो व्हेन द लोड्स विल फॉल, इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए। सो व्हेन द लोड्स विल फॉल, ये कंपैरेटिवली कम चांसेस होंगे इस दांत के फ्रैक्चर होने के, बिकॉज क्रैक प्रोपोगेशंस अंदर कम हो। अनदर क्लिनिकल टिप, ठीक है। तो जब आप एक्सकेवेट करें, आप सारा केरीज रिमूव करें एंड स्मूथन इट अप विद अ रोटरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये मैं एक्सेस कैविटी अभी मैंने डेप नहीं ली है, मैंने पंच नहीं लिया है, तब मैं ये कर रहा हूँ एनेस्थेटाइज करने के बाद। ये सारा प्रोसीजर चल रहा है, ये बात समझ में आ गई? ओके। अब इसके बाद में बेसिकली जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट लाइन पे आ जाता है, उसमें आ जाता है स्ट्रेट लाइन एक्सिस। ये आप सब लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, वाइवा में पूछा भी जाता है कि स्ट्रेट लाइन एक्सिस क्या चीज़ होती है। अब बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर इनकेस हम लोग स्ट्रेट लाइन एक्सिस की बात करें, आपका जो फाइल का जो ओरिएंटेशन है या जो आपकी जो एक्सिस प्रिपरेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि ऊपर की तरफ डाइवर्जेंट हो। मुझे बता पाओगे रीज़न क्यों? मतलब अगर इनके ये मैंडिबुलर मोटर है, इसके ऊपर मैं एक्सिस ओपनिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे अगर कर लूँ जैसे हमारे यहाँ की होती है तो क्या प्रॉब्लम होगी, और ऐसे अगर करूँगा तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? हाँ हाँ एग्जैक्टली। अगर इनकेस मैंने पल्स चेंबर यहाँ पे घुमा तो सपोजली आपको ये पल्स चेंबर मैंने एक्सपोज कर दिया एंड आई केप्ट द डिजाइन लाइक दिस एंड दिस, दोनों में से फर्क क्या है, कौन सा सही है कौन सा गलत है?
ये सही है, ये गलत, आपको क्या लग रहा है? ये सही है, ये गलत, ये गलत है, ये सही है। बहुत बेसिक सा रीज़न है। क्यों? बेसिकली अगर इनकेस मैंने इस तरीके की कैविटी प्रिपरेशन करी है, अमेरिकन कैविटी प्रिपरेशन रिटेंशन के लिए बिल्कुल एकदम सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मटेरियल ना निकल जाए, हमने इस वजह से अमेरिकन के लिए, बिकॉज अमेरिकन बॉन्ड्स मैकेनिकली देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग्स। हमारा ये कैविटी डिज़ाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमारा ये जो लाइन्स है, इनको स्ट्रेट लाइन एक्सेस लेने के लिए जो आप फाइल्स डालेंगे, वो अगर इनकेस सपोजिटली इस तरीके से है एंड यू आर प्लेसिंग अ फाइल, इट विल गो लाइक दिस, which will cause tension here and tension here। आप इसमें डालने की कोशिश करेंगे, ये इस तरीके से जाएंगी। ये वाला एंगल अगर इनकेस आप ट्राई करने वाले हैं तो वो नॉर्मली नहीं जाता है, राइट? सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू गिव इट अ टेपर अप्रोचिंग अक्लूजली। ये अक्लूजल टेबल है, ये सर्वाइकल लाइन है, तो जब हम सर्वाइकल से अक्लूजल की तरफ आए तो इस तरीके का टेपर होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है? कंजर्वेटिव डिजाइन के साथ में टेपर अगर इनकेस आप अपने पास में रखते हैं तो वो हमेशा आपको बेटर देगा। क्यों? नंबर 1, इजी एक्सेस टू कैनाल्स एंड चेंबर, सबसे पहले इजी एक्सेस होगा। सेकेंड नंबर पे विजिबिलिटी इंप्रूव होगी, आपका जो कन्वीनियंस फॉर्म है वो इंक्रीज हो जाएगा, विजिबिलिटी इज एनहांस्ड। इसमें लाइट जाने में आपको अगर ध्यान हो, अमलगम में अंडरकट्स होते हैं, अंधेरे वाले एरिया होते हैं, जब आपको दिखते नहीं है, उन्हीं अंधेरे वाले एरिया के पास में आपको ऑरिफाइस होने वाला है, सो आपको वो दिखेगा नहीं। इस वजह से मैं ऐसा कैविटी बनाऊंगा जो आपका कन्वीनियंस फॉर्म है। कन्वीनियंस फॉर्म क्या बताता है? विजिबिलिटी बढ़ाएगा, आपकी डेप्थ दिखने में ईजी रहेगा, अंदर क्या है आप विजुलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज योर कन्वीनियंस फॉर्म। कन्वीनियंस फॉर्म को एनहांस करने के लिए हमें ऊपर की तरफ टेपर देना है। अब बेसिकली ये क्या मैं अपनी तरफ से दूंगा तो कितना डिग्री होगा, क्या होगा, उसमें आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज एन एंड ऑफ एक्सेस वर्क, ये सुना है? व्हिच हैज अ राउंड हियर एट द टिप, जैसे राउंड बल होता है, एंड अ टेपर्ड पोर्शन इन द शैंक। तो जब आप इसे एंटर करेंगे, ये अपने आप को वेट कर देगा, टेपर कर देगा, ठीक है? इसलिए द आइडियल इंस्ट्रूमेंट टू ओपन अप इज अ एंड ऑफ एक्सेस वर्क, ठीक है? मुझे दिखा दो, यू गॉट द आइडिया? ओके। अब बेसिकली बात यहाँ पे क्या हो रही है कि अब हम लोगों को एक बेसिक चीज़ फॉलो करनी है जो अनदर इम्पोर्टेंस है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक्सेस के बाद, कि कीप द कैविटी, मतलब एक्सेस कैविटी एज कंजर्वेटिव as conservative as possible. That's the end of axis पर basically। इसमें बेसिकली ये आप अगर इनकेस देखो तो ये राउंड है और नीचे की तरफ ये टेपर। सो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि आप इससे अब इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है एज कंजर्वेटिव एज पॉसिबल। क्यों मुझे ये रखना है एज कंजर्वेटिव एज पॉसिबल? कई बार अब जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि इस कैविटी को वाइड करना है, राइट? आपने इसको कितना वाइड करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। यू डोंट हैव टू कट द मार्जिनल एजेस। ऐसा नहीं है कि आप खोलते चले गए, ऐसा नहीं करना है। साउंड टू स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली भाई, अगर इनकेस आपने साउंड टू स्ट्रक्चर को ज़्यादा कट कर दिया तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि ये यहाँ से क्रैक होकर के टूथ लॉस हो जाए, तो आपको वो नहीं करना है। जितना ज़रूरी है आप उतना ही करिए। वो कितना ज़रूरी है बेसिकली वो रूल्स बताएंगे। अभी हम जब बात करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जब नेक्स्ट टाइम पे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे रूल्स के बारे में बात करेंगे, तो वो रूल्स आपको बताएंगे कि हमें एक्चुअली में कितना कट करना चाहिए एंड कितना इज सफिशिएंट, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? इसके बाद तो बेसिकली आ जाते हैं रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सारे के सारे अप्लाई होते हैं क्लिनिकल। ये सिर्फ थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये टोटल क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है कि ये रूल्स आपको अप्लाई करने आने चाहिए। हर टूथ में किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई रूल ज़रूर लगता है, तो वो कौन सा रूल अप्लाई होना है वो ऑब्वियसली आपको सारे रूल्स जानने ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन इज सेंट्रलिटी, ठीक है? रूल नंबर 1, सेंट्रलिटी मतलब ये बोलता है कि जैसे टर्म बता रहा है, अगर इनकेस में एक मैंडिबुलर मोलर है उसमें आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो एक्सेस होगी बेसिकली, या इसको हम इस डायरेक्शन से चेक करें,
तो आपकी जो एक्सेस होगी बेसिकली वो सेंटर ऑफ द टूथ में होगी, हमेशा इस तरीके से होगी। इट इज नेवर डेविएटेड ऑन वन साइड और द अदर साइड, इट इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द टूथ। ये तो मोलर की बात होगी। अगर इन केस में सेंट्रल इंसाइजर की बात करूं, इट इज ऑलवेज लोकेटेड। इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें इस टूथ को। जब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप है, हमें अपनी एक्सेस प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए आइडियली। तो दैट टेल्स कि यहाँ से आपको सेंटर से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहीं से ही आपका पल्प चेंबर लोकेटेड होता है, राइट। सो ऑलवेज यू नीड टू एक्सटेंड इट इनटू, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। इसको ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। आपका सेंटर आपके एक्सेस कैविटी के सेंटर में होना चाहिए। The portion that you are entering should be the center of the tooth. The portion you are entering should be the center of the tooth. कई बार ये टूथ अट्रेटेड मिलता है, ये सिंगुलम है, इस तरीके के आपके मार्जिनल रिजेस यहाँ पे भी आ जाती है साइड वाली। अगर इन केस आपने यहाँ से ओपन करने की कोशिश करी, यू विल लैंड अप इनटू डिजास्टर। यहाँ से ओपन करी तो यू विल लैंड अप इनटू डिजास्टर। आपको हमेशा सेंटर से ओपन करना है। ये अट्रेटेड टूथ है अगर इन केस, तो इस तरीके की आपको एनाटॉमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। कई बार मुश्किल होती है कि हमें कहाँ से ओपन करना चाहिए, मैं यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, नहीं दिखता है कई बार। तो आप नहीं दिखती है कई बार। सो व्हाट यू नीड टू डू इज अपने टूथ को इमेजिनरी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ऐसे और ऐसे कर लेंगे तो 9 हिस्से हो जाएंगे। उनमें से जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से आप चले जाइए, बिकॉज पल्प चेंबर इज ऑलवेज लोकेटेड इन द सेंटर। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद वाला ये रूल क्लियर है। अब इसके बाद वाले रूल पे हम चलेंगे, विच इज कंसेंट्रिसिटी। कंसेंट्रिसिटी ये बोलती है कि आपकी जो कैविटी है बेसिकली उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए विच सिमुलेट्स द आउटर एनाटॉमी ऑफ द टूथ। अब अगर इनके साथ जैसे बात करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे 3-4 टीप बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया मैंडिबुलर लिटरल, ये हो गया मैक्सिलरी कैनाइन, ये हो गया मैक्सिलरी प्रीमोलर, ये हो गया मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, ये हो गया मैक्सिलरी मोलर का ऑक्लूजन टेबल। ठीक है, अब इन सारे लोगों की सब सारे जितने भी टीथ हैं उन सबकी अगर इनकेस बात करें तो जो इनर एनाटॉमी ऑफ योर एक्सेस प्रिपरेशन इज ऑलवेज कंसेंट्रिक टू द आउटसाइड। कंसेंट्रिक मतलब एक जैसी दिखनी चाहिए करीब करीब। सो आउटर एनाटॉमी अगर इनकेस एक सेंट्रल इंसाइजर की या कैनाइन की जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो करीब करीब ओवल है। एग्जैक्टली, यू नीड टू कीप इट ओवल। ठीक है, अगर इनके सेंट्रल इंसाइजर मैंडिबुलर की अगर इनकेस हम बात करें, सॉरी हाँ सेंट्रल इंसाइजर मैंडिबुलर की बात करें, सो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि इसको हमें ट्रायंगुलर रखना चाहिए। बट जैसे इंग्लिश में या कोहेन में दिया हुआ है कि ट्रायंगुलर बनाते हुए इसको हम जब एक्सटेंड करते हैं तो ये ओवल शेप ले लेते हैं। ओके, सो ये भी ओवल शेप में ही आता है, सॉर्ट ऑफ ओवल शेप, नॉट अ टिपिकल ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, मैं यहाँ पे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की अगर इनकी बात करूँ, so the maxillary central incisor shape is always triangular। आपकी एक्सेस कैविटी हमेशा ट्रायंगुलर होनी चाहिए क्योंकि आउटर एनाटॉमी ट्रायंगुलर। अगर प्रीमोलर की बात करें तो ओवरऑल ये ओवल शेप का जैसा दिख रहा है, so you need to keep it ओवल। ठीक है, अगर इनकेस मैंडिबुलर मोलर की बात करें, रोम्बॉइडल, बहुत अच्छा, इस तरीके से रोम्बॉइडल शेप होना चाहिए। अगर इनकेस हम मैक्सिलरी मोलर की बात करें तो इट इज ऑलवेज ट्रायंगुलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कंसेंट्रिसिटी को समझने का कि अगर इनकेस मुझे पता है कि मेरा दांत कैसा है और इसकी ऑक्लूजन टेबल बिल्कुल फ्लैट है, अट्रेटेड है, तो मुझे किसी तरीके की बॉदरेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सेंट्रलिटी फॉलो करो, सेंटर से नीचे उतरो, एक्सटेंड करो, बाहर का शेप लेते हो। कई बार अगर इनकेस आप ऐसा सोचो कि क्या मैं ओवल शेप बना दूं मैंडिबुलर मोलर में तो मुझे कैनाल्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज द टिप्स एंड द लोकेशंस ऑफ द कैनाल्स आर नॉट आइडियल ओवल के हिसाब से। ठीक है, तो आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो आपको एक्सटेंड करना ही है तो बेटर है कि आप एक प्रॉपर शेप एंड फॉर्म के हिसाब से चलें।
एंडोडोंटिक्स एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री इज ऑल आर्ट एंड साइंस बेसिकली। इसी वजह से जैसे डेफिनेशन जाती है ऑपरेटिव की, अगर इनकेस ही आपने आर्ट फॉलो नहीं करी यू विल एंड अप इनटू प्रॉब्लम्स। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको इस तरीके से ही शेप लेकर के चलें। बात समझ में आ गई? ओके, सो दैट इज कंसेंट्रिसिटी। इसके बाद वाला जो थर्ड लॉ है दैट इज लॉ नंबर 3 इज लॉ ऑफ CEJ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, मेनी a times we apply this law जब हम एक्सेस ओपनिंग कर रहे होते हैं। एंड एक्सेस ओपनिंग करते समय कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड हाउ मच इज टू बी एक्सटेंडेड। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि कंजर्वेटिव डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए, अगर कंजर्वेटिव डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, जैसे हम लोगों ने बात करी कंजर्वेटिव डिज़ाइंस के बारे में बात करेंगे, जो हम लोगों ने बेसिकली ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि द डिज़ाइन शुड बी एज कंजर्वेटिव एज पॉसिबल, है ना। सो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, ये एक लॉ है एक ऐसा जो बताता है कि अगर इनके जैसे ये मैंडिबुलर मोलर का हम ओपनिंग कर रहे हैं, व्हाट इट टेल्स इज कि जो आपके एक्सेस प्रिपरेशन है उसका जो साइड से बॉर्डर का जो वो है डायमेंशंस, उस सब तरफ बराबर होना चाहिए। इट शुड नेवर बी शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू द अदर। अगर इनकेस हम मैंडिबुलर प्रीमोलर की बात कर रहे हैं, ओवल सेंटर में होनी चाहिए एंड ये डायमेंशंस सब तरफ की बराबर होनी चाहिए। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, ये उन केसेस में फायदा करता है जहाँ पे डिकेड टूथ है। जैसे सपोजिटली ये हमारा डिकेड टूथ था जिसको हम लोग पहले से लेके चल रहे थे, ये पोर्शन यहाँ से गया हुआ था, राइट। अब मुझे इसकी एक्सेस कैविटी करनी है, आप इसको ऑक्लूजल तरीके से देखेंगे तो ये इस तरीके का एक बॉर्डर ऐसा आपको दिखने वाला है और एक तरीके से दूसरे तरीके से ऐसा दिखने वाला है। ये डिकेड पोर्शन ऑक्लूजल टेबल से आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पोर्शन जो डिकेड है इसमें मुझे एंटर करना है, तो एंटर करने के लिए दे रहा है हाई पॉसिबिलिटीज कि मैं यहाँ से एंटर करूँगा क्योंकि भाई यहाँ से आपने पूरा ये डिके प्रोसेस हटाया हुआ है, तो ये शेप तो आइडियल मिलने वाली है नहीं आपको। ये गड़बड़ ना कर जाए एंड यू डोंट लैंड अप इनटू परफोरेशंस, इसलिए आपको ये लॉ ऑफ CEJ अप्लाई करना है। इसका एक और क्लिनिकल टिप, ये हो गया नंबर 1, ठीक। नंबर 2, आपने एक रेडियोग्राफ देखा जिसमें इस तरीके का टूथ आपको दिखा, दिखने के बाद में आपने अपना बर लिया, बर मेजर करने के बाद में आइडियल एंगल पे जब आपने लिया था तो CEJ को आपने मेजर कर लिया, सीमेंटिव एनामल जंक्शन को। कैल्सीफाइड के नाम था, पल्प स्टोन था, तो लोगों का भी मैं केसेस दिखाऊंगा जिसमें पल्प स्टोन्स हैं। सपोजिटली मुझे कितना एंटर करना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इस CEJ को मेजर कर लो इस रेडियोग्राफ में अपनी ऑक्लूजल टेबल से, अपने बर के ऊपर वो मार्क लगा लो एंड जहाँ पे आपका पल्प स्टोन दिख रहा है या पल्प स्टोन खत्म हो रहा है या जहाँ पे ऑरिफाइसेस आपको पेटेंट दिख रही हैं वहाँ तक सीधे चले जाओ। इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपका जहाँ पे CEJ है वहीं से ही आपके ऑरिफाइसेस नॉर्मली स्टार्ट होती हैं, तो आप डायरेक्टली CEJ तक यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। बात समझ में आई? सो दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 ये कहता है कि आपको सारी तरफ से डायमेंशंस बराबर रखनी है। अगर इनके इस तरीके का टूथ है तो आपकी शेप नहीं बिगड़ेगी, एक्स्ट्रा टूथ की कटिंग नहीं होगी, कंजर्वेटिव रह जाओगे। दूसरा ये बोलता है कि यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना डायमेंशन में जाना है वो आप पता कर सकते हैं मेरे ऑरिफाइस कहाँ है, सीधे सीधे। उसके लिए ना आपको RBG की जरूरत हो, सॉरी ना CDCT की जरूरत पड़ने वाली है ना किसी और चीज़ की, आप डायरेक्टली अपने RBG या IPS से आप मेजर कर सकते हैं। बात समझ में क्लियर है? तो पूछना चाहें कुछ? राउंड बर्ड जो होता है उसकी जो पल्प चैम्बर ये किस साइज की उससे बड़ी होती है। राउंड बर जैसे नेक्स्ट उसमें कि पल्प चैम्बर में गए साइज उससे बड़ा होता है, उससे परफोरेशन में जाने के लिए सर्कुलेशन में जा सकता है अगर बड़ा है तो। हाँ किया एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ तक आ गए। आने के बाद में क्या होता है, ये जो राउंड बर होता है क्योंकि आपने एयरोटा पे रखा हुआ है, इतनी हाई स्पीड पे काम कर रहा होता है वो कि मेजर चांसेस में कई बार यहाँ से कट होते होते कब यहाँ निकल जाओगे आप आइडिया नहीं लगता, क्योंकि ये सारा होता है कैल्सीफाइड एंड ये मेजर तब होता है जब ये पूरा टूथ कैल्सीफाइड हो, नीचे से कैनाल पेटेंट हो, यहाँ पे एक एब्सेस बन गई हो और ये पूरा कैल्सीफाइड पड़ा हो। उसमें आइडिया नहीं लगता है कि कब आप पल्प स्टोन कट कर रहे हो और कब ये फर्केशन एरिया कट करते करते फर्केशन में पहुँच गए, ट्रंक कटते कटते फर्केशन में पहुँच गए, ये आइडिया नहीं लगता, ठीक है।
सो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू मेजर इट एंड देन एंटर। कुछ तो वो डिप फील नहीं होगा अगर डिप फील होगा, ये हम बात कर रहे हैं पल्स टोन की। पल्स टोन में डिप फील कई बार नहीं होता है। अगर इनकेस आइडियल आपका पास चेम्बर है, ये डिकेड है, जैसे केस हमारा चल रहा है अभी तक इस तरीके का है, एंड देयर इज पेटेंट पल्स चेम्बर, आप यहाँ पे जाएंगे डेफिनेटली आपको डिप फील होगा। बट व्हेन इट इज कैल्सिफाइड इस तरीके का, तो आपको ये डिप फील नहीं होगा। एंड कब आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं कई बार आइडिया नहीं लगता, एंड देन इट इज़ अ डिजास्टर। इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, पेशेंट को बहुत समय तक वो ऑपरेटिव पेन होता रहता है, डल एक होता रहता है, कई बार हो सकता है यहाँ से पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सो टू प्रिवेंट दिस वी कैन डू दिस पार्ट टू। ओके, सो लॉ ऑफ सीजे मेरे हिसाब से क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो आपको ये दोनों चीज़ों से बचाता है। आपकी कैविटी का अच्छा होता क्या है, कई बार हमने कैविटी सपोजली इस तरफ शिफ्ट कर दी, हम यहीं पे ढूंढते रहते हैं एंड देन यू बिकम फटीग। वो फटीग होने के बाद में आपको एक लेवल आता है व्हेन यू कैन नॉट फाइंड द कैनाल। गलती न टूथ की है न पेशेंट की है, द ओनली थिंग आपके पेशेंट्स की है, आपने बहुत पेशेंटली काम किया है। द प्रॉब्लम इज आपने जो एंगुलेशन रखा था वो गड़बड़ रखा था एंड यू डिड नॉट फॉलो द सीजे व्हिच सेज कि आपको सेंटर में कैविटी रखनी है, सब तरफ से बराबर होना चाहिए। ठीक, बात समझ में है? तो बात कर लो, एक इम्पॉर्टेंट लॉ अगेन, लॉ ऑफ कलर चेंज। अब ये लॉ ऑफ जो कलर चेंज है ये बेसिकली बताता है कि मैं कितनी डेप्थ में जा चुका हूँ। इनिशियली बिगनर्स के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम पल्स चेंबर में सर पहुँच गए कि नहीं, आर वी एग्जैक्टली एट दैट एरिया, क्या हम लैंड कर चुके हैं, हमें आइडिया नहीं लगता। जैसे अभी बात हुई पंच की, सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि आपने यहाँ से लिया एंड ये जो पोर्शन था इसको आपने एक्सटेंड किया, यू गॉट द पंच हियर, यू आर इन द चेंबर, ये हमें पता है। ठीक है, हम क्या एक्चुअली में पहुंच चुके हैं ये आइडिया नहीं लगता। ड्राइविंग इफेक्ट फील हुआ ना ऐसा। हाँ, ड्राइविंग इफेक्ट फील होता है एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग, पल्प ड्रॉप, बिल्कुल सही बात, पल्प ड्रॉप पिंग मतलब पल्प ड्रॉप होता है बेसिकली, जिसको जो टेक्निकली हम जो टर्म यूज़ करते हैं। इसके बाद में भी जो जैसे भी फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हैं, कई बार क्या होता है कि ये भी आइडिया हम लोगों को नहीं लग पाता है कि एक्चुअली में है कि नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है, या फिर एक पोर्शन ऑफ द पल्प स्टोन था यहाँ पे जो आपने काट काट के निकाल दिया, तो क्या मैं पल्प चेंबर में अब पहुँच गया कि नहीं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्सटेंड करते करते हम कहाँ तक चले जाएंगे, तो ये कंप्लीट पल्प स्टोन नहीं था, पार्शियल पल्प स्टोन था, तो आप एक्चुअली में है कि नहीं है अब पल्प चेंबर में, ये कैसे पता करेंगे, तो कलर चेंज। डेंटिन इज ऑलवेज डार्कर दैन एनामल, नॉर्मल सी चीज़ है। एंड पल्पल फ्लोर, इसके कलर्स हैं, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम येलो, डेंटिन का जो पल्प चेंबर का शेड्स हैं वो येलो, ब्राउन एंड ब्लैक, सॉरी ग्रे एंड ब्लैक, इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। सो अगर इनकेस नीट में इस तरीके का जैसे क्वेश्चन आता है या फिर क्लिनिकली आपको इनमें से कोई भी कलर आपको पर्पल फ्लोर पे मिल रहा है, सो मीन्स यू आर इन द पल्प चेंबर। अगर ये अभी भी वाइट है, बहुत ध्यान से नोट करने वाली बात, अगर ये अभी भी वाइट है, देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि हम अभी भी पल्प स्टोन को ही कट कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अब हम इस पोर्शन को कट कर रहे हैं। सो वाइट मीन्स इधर पल्प स्टोन और इधर द ट्रंक, ये पल्प स्टोन भी हो सकता है या ट्रंक, जो रूट का ट्रंक है वो भी हो सकता है वाइट कलर का। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई कलर है तो वो बेसिकली आपके पल्पल फ्लोर का है, चेंबर का। ठीक है, सो लॉ ऑफ कलर चेंज। इसके बाद वाला जो लॉ थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको हम लोग बात करेंगे, लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, ये एक ज्योमेट्रिकल है, एंड जैसे मैंने समझा है इसको एक आपको ऐसे लेकर के चलो, जैसे हमने सबने बचपन में ब्लाइंड फोल्ड्स खेले हैं, हाथ में पट्टी बांध करके, आप ऐसे मान करके चलो। पल्प चेंबर में काम करना एक ब्लाइंड अप्रोच है, आप अपने आप को मान करके चलिए कि आपकी आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है जब आप पल्प चेंबर में उतर रहे हैं। जैसे मैंने समझा था, मैं वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यू आर एंटरिंग फ्रॉम द रूफ बेसिकली इनटू अ रूम, ब्लाइंड फोल्डेड, गुप्त अंधेरे में एंड ब्लाइंड फोल्डेड।
अब बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस कमरे में मैं उतार दूं, इस पूरे कमरे में घुप अंधेरा कर दूं, आँख में पट्टी भी बांध दूं, तो सबसे पहले काम आप क्या करेंगे? उतरते ही आपने फ्लोर फील किया, उसके बाद में आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले नॉर्मली क्या करेंगे? व्हाट विल टेल? हाथ को थोड़ा आगे जाके करेंगे, चेक करेंगे कि साइड तो नहीं। बहुत नॉर्मल सी बात और बहुत अच्छी बात, हर कोई इंसान यही करेगा। सबसे पहले टटोलने की कोशिश, यू ट्राई एंड पैल्पेट थिंग्स, यू ट्राई एंड फील थिंग्स, कौन चीज़ कहाँ है, देन कैच होल्ड ऑफ वन थिंग। अब आप ऐसे ही समझो, एज्यूम करो यू आर इन द पल्प चेम्बर, आप उतर गए। उतरने के बाद में, क्योंकि मैंने जैसे आपसे बताया कि आप सेंटर से उतरेंगे, तो एक मैंडिबुलर मोलर को मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ। ठीक, इस तरीके का मैंडिबुलर मोलर आपको मैंने यहाँ से नीचे उतार दिया, आपको पर ड्रॉप मिला, पर ड्रॉप मिलने के बाद में आप यहाँ पे उतर गए। ठीक है, उतरने के बाद में बेसिकली इस तरीके का आपको ड्रॉप मिला था, ड्रॉप से आप उतर गए। उतरने के बाद में जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि हम पैल्पेट करने की कोशिश करेंगे, फिर से थोड़ा सा इमेजिन करेंगे। हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि हम दीवार को फाइंड आउट करें, सो दैट वी कैन कैच होल्ड ऑफ द वॉल। सपोर्ट सिस्टम, सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम। तो लॉ ऑफ सिमेट्री नंबर 1 ये बोलता है कि द ऑरिफाइसेस आर लोकेटेड along the line angle। बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात इतनी सी हो रही है कि अगर इन केस आप सॉरी, ये थोड़ा सा चेंज करेंगे, दिस इज नॉट द थिंग, बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे लॉ ऑफ सिमेट्री पे हम जब ऑरिफाइसेस की बात करेंगे तो ऑरिफाइसेस आर लोकेटेड इन द, अगर इन केस ये आपकी टूथ है, इसकी एक इमेजिनरी लाइन समझो जो हमारे यहाँ से सेंटर से जा रही है। आप इस फ्लोर में अंदर उतरे, उतरने के बाद में आपके पास में इस तरीके की एक इमेजिनरी लाइन है। सो इमेजिनरी लाइन के 90 डिग्री, मतलब जैसे आप उतरने के बाद में आप टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 90 डिग्री पे, क्योंकि आपको पता है आपका 90 डिग्री किस तरफ है, सो यू कैन गो एंड लोकेट इट एट 90 डिग्री। तो लोकेट करेंगे तो जो आपकी ऑरिफाइसेस होती हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे ही लोकेटेड होती है, टू इमेजिनरी लाइन रनिंग मीजियो डिस्टली। दिस इज सिमेट्री 1। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। सिमेट्री 1 में मीजियो डिस्टल डायरेक्शन में अगर इन केस एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, सो द ऑरिफाइसेस आर ऑलवेज लोकेटेड एट 90 डिग्री। सो आपने अपने हाथ 90 डिग्री पे स्प्रेड किए, टटोलने की कोशिश करी, इस इमेजिनरी लाइन से जो आपने अभी तक क्या किया, बाहर की कंसेंट्रिक से आप अंदर से टॉर्बॉइडल शेप में इसको आपने एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद में आपने ये शेप देने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टिप, जब आप सेंटर से उतरें, उतरने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं हमेशा नॉर्मली क्या करता हूँ, आई ट्राई एंड लोकेट द बिगर कैनाल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। डिस्टल कैनाल और पैलेटल कैनाल सबसे जल्दी मिल जाती है, नॉर्मल चीज़ों, एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है, एक कैनाल मिल गई, यू नो। उससे आप अपने लैंडमार्क्स सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या होगा। सो अगर आपने डिस्टल कैनाल लोकेट कर ली, तो आपको सबसे पहले उतरने के बाद में जाना है डिस्टल की तरफ। ठीक है, ये जो डिस्टल कैनाल है ये बेसिकली इस ट्रायंगुलर फोसा के नीचे है। आपका एक टूथ है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर फोसा दिख रहा होगा, क्योंकि मार्जिनल के साथ वाला वो जो ग्रूव होता है, वो ट्रायंगुलर ग्रूव से आपको नीचे ही डिस्टल कैनाल मिलने वाली है, जस्ट उसके, तो आपको ये यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, देन यू नीड टू गो मीजली। आप अपना वर्ब मीजली लेके जाएंगे। अब सपोजली ये डिस्टल थी, मैं मीजली लेके जा रहा हूँ। व्हेन यू गो मीजली, ये मीजियो लिंगुअल साइड है, यहाँ पे 3 का, तो ये हो गया मीजियो बक्कल से। ठीक है, सो द मीजियो बक्कल कैनाल इज ऑलवेज लोकेटेड जस्ट बिलो द मीजियो बक्कल कास्ट। याद रखोगे, मैंडिबुलर मोलर की मीजियो बक्कल कैनाल इज लोकेटेड, ये नीट में भी बहुत पूछा जाता है, जस्ट बिलो द मीजियो बक्कल कास्ट। ओके, क्लियर है? इसके बाद में बेसिकली अब हम ये वाला और सिमेट्री लगाएंगे यहाँ पे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। आपने क्या किया, बहुत ही कैलकुलेटिव है।
जैसे क्योंकि ब्लाइंड फोल्डेड हुआ, अंधेरे कमरे में वो ब्लाइंड फोल्डेड हो तो कैलकुलेटर मुझे कितने स्टेप चलने हैं ये मैं बता रहा हूँ कि 5 स्टेप के बाद में ये होने वाला है, 10 स्टेप के बाद में ये होने वाला है, तो आप 5 स्टेप इधर चले, आपने डिस्टल कैनाल लोकेट कर ली इसके नीचे, आप 10 कदम इधर चले कस्ट टिप की तरफ, कस्ट टिप के नीचे आपने मेसोबकल कैनाल लोकेट कर ली। अब बेसिकली ये लॉ ऑफ सिमेट्री 1 आप अप्लाई करेंगे विच सेज द ऑरिफिसेस आर लोकेटेड एट 90 डिग्रीज। ठीक है, बात समझ में आई? तो बेसिकली क्या किया आपने, इसी के सिद्धांत में 90 डिग्री एंगल पे जब आप जाएंगे ये लोकेशन से इस लोकेशन में जाएंगे तो ही आपको मेसोलिंगुअल कैनाल मिलने वाली है। ठीक है, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टिप, जैसे ये थी वैसे एक और, मेसोलिंगुअल कैनाल इज लोकेटेड 1.5 mm lingually to the central line imaginary line। ठीक है, सेंट्रल इमेजिनरी लाइन से 1.5 mm लिंगुअली। कई बार क्या होता है हम खोदते रहते हैं, तो बेसिकली आपको इधर 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 सब जगह खोदने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू लूज योर पेशेंस एंड टाइम। आपको बेसिकली करना क्या है, डिस्टल कैनाल लोकेट करी, मेसोबकल कैनाल लोकेट करी, उसी के सीधे वाले डायरेक्शन में सेंट्रल लाइन से 1.5 mm की दूरी पे आपको ये कैनाल मिलने वाली है। इट इज नॉट बिलो द मेसोलिंगुअल कस्ट। ये हमेशा ध्यान रखना। हम लोगों को लगता है कि जैसे यहाँ पे मिला मेसोबकल के नीचे वैसे ये मिलेगा मेसोलिंगुअल के नीचे, ऐसा नहीं। ठीक है, ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले पूछा भी गया है। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज लोकेटेड मेसोलिंगुअली 1.5 mm फ्रॉम द सेंटर। बात समझ में आ गई? ये तो मैंडिबुलर मोलर की सारी कैनाल्स होगी सिमेट्री 1 अप्लाई करके। अब सपोजली मैं बात करूँ सिमेट्री 2 की, तो सिमेट्री 2 ये बोलता है the orifices are located equidistant from the central line, central imaginary line। This is number 2, law of symmetry 2। law of symmetry 2 ये बोलता है कि अगर इनकेस आपको एक कैनाल मिल गई है, आप 90 डिग्री पे तो जाएं, लेकिन कितना जाएं वो इम्पोर्टेंट है जानना। ये तो 1.5 की बात हो गई। अगर इनकेस ये नहीं मिल पा रहा है somehow there are some anomalies, कुछ differences भी हो सकते हैं, every two there is a different story। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो बेसिकली आपको करना क्या है कि इक्विडिस्टेंट करना है। मतलब यहाँ से अगर इनकेस ये जो सीधी लाइन थी, अगर इस लाइन के हिसाब से हम बात करें, सो ये और ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे ही मिलने वाले हैं। तो उस तरीके से अगर इनकेस हम सोचें तो ये भी आपका करीब करीब 1.5 to 2 mm